अभी हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम से यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी के लिए सेट नंबर 2 का प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूची 1 में सूची 2 से मिलान करिए जिसमें अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी 1564 में इसने जजिया कर को ख़त्म किया था, 1575 में इसने जो है इबादत खाने की स्थापना कराया था, और 1579 में इसने जो है 1579 में मजहर की घोषणा करता है ये, ठीक है। और 1582 की बात करते हैं तो 1582 में इसने 10 साला व्यवस्था की शुरुआत की थी, जो कि सबसे अच्छी व्यवस्था टैक्स की प्रणाली की थी इसी के अकबर के समय की। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। यानी किस बादशाह ने ऐसे सिक्के बनाए थे जिसमें एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ था और वो सिक्के किसके थे, चांदी के। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो यह किसके किसके बीच हुआ था, यह हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यह है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है। यानी जैन साहित्य जो शुरू का था वह किस में लिखा गया है, वह लिखा गया है अर्धमागधी में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। यानी मानव के साथ कुत्ते दफनाए गए थे कहाँ, तो ये दफनाए गए थे बुर्ज होम में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो की गई थी वह पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, ऑप्शन नंबर डी के तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो ये जो पहली बार गिरफ्तार हुए थे किस आंदोलन के कारण, ये हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था। तो जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर सी। 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर सी 8वें के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल विभाजन जो है 1911 में रद्द कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी, जब चार्ल्स पंचम दिल्ली आए थे, दिल्ली दरबार लगा था। क्वेश्चन नंबर 10, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था, ठीक है ना। यानी महालवाड़ी व्यवस्था में कौन टैक्स देता था। महालवाड़ी व्यवस्था जो थी ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से देते थे लोग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी। सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो सबसे लंबी नदी हो गई अमेजन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधान यामोत्तर या ध्रुववृत्ति तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु स्थित है। यानी ये कहाँ पे स्थित है, तो यह है अंध महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तो तमिलनाडु में मानसून जो आता है वह किस समय होता है, नवंबर से दिसंबर के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। यानी उत्तर प्रदेश के अगल बगल वाले राज्य कौन से हैं, तो इसमें कौन से होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हमारा जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होगा, राजस्थान सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ करता है और झारखंड करता है, ठीक है, पंजाब नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2001 से लेकर 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है। तो दशकी जनसंख्या वृद्धि दर जो रही वह 20.09% रही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित कब की गई थी। तो इसकी घोषणा कब की गई थी, अप्रैल 2000 में। अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति की घोषणा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 में यह है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? खादी ग्रामोद्योग आयोग जो बना था दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एंड बाजार जो है ना सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है, यानी नीति का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। हिंदी में होगा इसका क्या? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इंग्लिश में क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो 21 में जो सही उत्तर है वो ये है कि वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं वो पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय कौन करता है? तो इसका निश्चय करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो कितने दिनों के लिए? तो अगर 60 दिन तक कोई सांसद अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? तो विधि के शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में किसको माना जाता है? तो 24 में होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? पहला दे रहा है शक्तियों का परिसीमन, दूसरा दे रहा है विधि के समक्ष समता, तीसरा दे रहा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और चौथा दे रहा है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो देखिए इसमें जो होगा पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, यानी 1 2 4 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो 1 2 4 जो है आपको दिया गया है किस ऑप्शन में? 1 2 और 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल 1 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा ऋणी किसका होगा? तो ये होगा भारत शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो यहीं से ले लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त होता है, रक्त कैसा होता है? तो 26 में रक्त जो होता है यह एक संयोजी ऊतक है, ब्लड को एक कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, यह एक संयोजी ऊतक है और इसका जो pH होता है वह 7.4 होता है। निम्नलिखित जंतुओं में से, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है? तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय जो होता है वह ऑप्शन नंबर डी मेढक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारी जल है एक, भारी जल क्या है? तो भारी जल जो होता है यह एक मंदक होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? तो घरेलू बिजली के जो तार होते हैं ये समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं, समांतर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, डेसिबल किसे नापने में प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल जो यूज होता है वह होता है वातावरण में ध्वनि को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को क्या माना जाता है? ध्वनि प्रदूषण में रखा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करिए। तो सबसे बड़ी भिन्न को इसमें ज्ञात करना है, तो इसका सबसे बड़ा भिन्न जो होगा वो कौन सा होगा? 8/9 होगा। ठीक है। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, तो संख्या ज्ञात करना है, तो इसके लिए ऑप्शन जो होगा वो होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 210। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है यदि √0.0169 x बराबर 1.3 तो x की वैल्यू बताइए। तो इसकी x की वैल्यू कितनी होगी? 10, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करिए। ठीक है ना। तो सम संख्याएं, तो सम संख्याओं के लिए देखिए 40 अगर औसत दे रहा है ना 5 संख्याएं, तो 40 को बीच में लिख लीजिए और 2 इसके आगे लिख लीजिए, 2 इससे पीछे बड़ी संख्या, तो इससे बड़ी संख्या फिर होगी 42 और होगी क्या? 44। ठीक है। और इससे छोटी क्या होगी? होगी 38 होगी और होगी 36। तो पूछा जा रहा है इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करिए। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो क्या हो गई? वो 36 हो गई, ऑप्शन नंबर बी। 34 में क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम लोग।
एक गांव में 200 व्यक्तियों के में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत बताना है, ठीक है ना। तो गांव के जो अशिक्षित लोग हैं वो कितने होंगे, 44.5%, यानी 200 में से 111 घटा देंगे और उसको 200 से डिवाइड करके 100 से गुणा कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 36, कामायनी के रचनाकार कौन है। तो कामायनी के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, दूध का धुला होने का मुहावरा क्या है। तो दूध का धुला होने का मतलब होता है कि निर्दोष होना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तो हिंदी वर्तनी के आधार पर जो सही वाक्य है वह तुम इसका दाम देते जाओ, ऑप्शन नंबर बी। तुम इसका दाम देते जाओ, हिंदी वर्तनी के आधार पर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, अवधि और अवधि, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची सूत जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी विधु है, शशि है और चांद, ये चंद्रमा के पर्यायवाची है। फिर ये देखिए इंग्लिश का पैसेज है, इसको पॉज करके वीडियो को पैसेज को पढ़िए और उसके बाद हम लोग आंसर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का जो होगा वो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा, बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा, वह होगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 में जो सही होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 में भी ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में ए होगा और क्वेश्चन नंबर 44 में जो होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 में जो होगा सी सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में जो सही होगा वो क्या सही होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 45 में ए सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 46 की बात अगर करें तो यदि किसी कूट भाषा में लिक्विड को PMUYMH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्पेस को क्या लिखा जाएगा। तो उसी कूट भाषा में स्पेस को लिखा जाएगा WTEGI, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, एजाज का जन्म 5 फरवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज़ का जन्म 553 दिनों के बाद हुआ। तो फैज़ की जन्म तारीख क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में जो होगा वो होगा 11 जुलाई 2016, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 में दे रहा है कि P3RIMJ3Q%W@/NSE5XY1 और ये जो होता है चटाई 8। उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर छठवां पद कौन सा है। तो 15वें के दाईं ओर जो छठवां पद है वह है 8, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो 49 के लिए होगा सी, घास, यानी जैसे त्वचा पे उगती है बाल उसी तरह से भूमि पे उगता है घास। क्वेश्चन नंबर 50, वक्तव्य है कि दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है। यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। तो इसके लिए कार्रवाइयाँ क्या होनी चाहिए कि वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। और दूसरा दे रहा सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए जो सबसे सही ऑप्शन हो गया वो हो गया केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। कौन सी किताब सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखा है। तो द गोल्डन वर्ड यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं लिखा गया है। द ब्रोकन विंग लिखा गया है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा गया, द वर्ड ऑफ टाइम लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है। तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 53 में जो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ना ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मीथेन है, जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 54, परितंत्र के दो मूल घटक हैं। परितंत्र के दो मूल घटक जो कौन कौन होते हैं, जीवी और अजीवी, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 55, पोर्ट ब्लेयर खाली जगह की राजधानी, यानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो ये अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो ये नामित कर सकते हैं कितने लोगों को, ये करते हैं 12 लोगों को, ऑप्शन नंबर सी। 10 + 2 10 + 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मंदिर
जो खाली जगह है, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। चट्टानों को काट के बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक कौन से मंदिर है? कैलाश मंदिर, ऑप्शन नंबर डी। भारत, श्रीलंका और मालदीव और के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? तो भारत की ओर से इसमें हिस्सा लिया गया था अजीत डोभाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखेंगे। हाल ही में संपन्न हुए संघाई सहयोग संगठन या सीओ के 20वें सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ये दे रहा है, पहला क्या दे रहा है? इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। दूसरा, भारत ने पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। और तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। तो देखिए इसमें जो सही होगा वो सही होगा केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। यानी इस बैठक की अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन ने की थी और नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में एडेलगिव हुरून इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय कौन है? तो सबसे दानवीर भारतीय जो है वो कौन है? वो है अजीम प्रेमजी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 60, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इस बल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला ये कथन क्या दे रहा है कि सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और चीन के साथ लगती भारतीय सीमा का प्रहरी है। दूसरा, यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। तीसरा, इस बल का आदर्शवाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। तो 62 के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो केवल होगा 3, इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में भारत में MRSAM का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो 63 के लिए जो सत्य कथन है, यह मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा, इस मिसाइल में DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर डिजाइन किया। और तीसरा दे रहा है इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। तो 63 के लिए जो सही है वह है 2 और 3, ठीक है ना। यानी ये इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया है और इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के प्रक्षेपण से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दे रहा है CMS-01 एक संचार उपग्रह है। दूसरा दे रहा है इसका प्रक्षेपण PSLV C-50 यान से किया गया। और तीसरा दे रहा है कि इस उपग्रह को भू समतुल्य अंतरिक्ष कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। तो 64 के लिए जो सही होगा वो सही होगा D, 1, 2, 3 सब सही हैं, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग 65, अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सब में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, तो जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वह डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। तीसरा, वे 2009 से 2017 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो 65 में 1, 2, 3 की तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो कौन हैं अभी इस समय? तो 66 में हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो है ना राज्यसभा के उपसभापति हैं, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल में ही गणित के प्रति माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2011 का विजेता घोषित किया गया। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसको मिला है गणित का? तो ये मिला है आपके निखिल श्रीवास्तव को, ऑप्शन नंबर ए, माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन फरवरी 2021 में किया गया। इस सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से क्या सही है? पहला, यह 20वां शिखर सम्मेलन है। दूसरा, सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। तीसरा, इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में स्थित द सीरीज एंड रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 68 में जो सही हो रहा है वो होगा सी, पहला और तीसरा दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 69, संसद ने हाल ही में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो इस विधेयक का उद्देश्य जो है ना 69 का जो उद्देश्य है वह क्या है कि प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्त बनाना। दूसरा, बंदरगाहों का निजीकरण करना। तीसरा, बंदरगाहों में विदेशी हिस्सेदारी को बढ़ाना। तो इसके लिए केवल पहला सही होगा कि प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 70,
क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है अमेरिकी प्रशासन ने निम्न में से किए भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया, यानी किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यह किसे सम्मानित किया गया क्वेश्चन नंबर 70 में, एक अंजलि भारद्वाज को, ठीक है ना। उसके बाद यह है एक पैसे। भारत में गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणी है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ था और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी तथा काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ हमें दी। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ 1880 में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वोत्तमुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। इनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। अब से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 71 में कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72 में ये पूछा गया कि उनके पिता कौन से समाज के नेता थे। तो उनके पिता जो थे वो कौन से समाज के नेता थे, वो ब्रह्म समाज के नेता थे। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर ए 73 के लिए। 74 को हम लोग देखेंगे नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई थी। तो वो क्यों लौटाया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 75 रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो गीतांजलि को मिला था 1913 में। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे मोबाइल फ़ोन में से मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेकों लाभ के साथ कुछ हानियाँ भी है। जहाँ पर यह सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहाँ लाभकारी है वहीं यह परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में हमें लाभ ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है। तो उपयोगिता इसकी क्या है। तो 76 में एक कहीं भी रहकर कार्य पूरा कर सकना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं क्या है ये, वहीं 77 में सी दुखद भी है। ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 78 व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है। तो व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो गद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा वह होगा मोबाइल फ़ोन। ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से सावधानी बरतने से क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए लाभ ही लाभ होगा, ठीक है। उसके बाद ये पैसेज है, इसको हम लोग कायदे से कापी में बना करके अगले सवालों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 का जो होगा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी 0। क्वेश्चन नंबर 82 का जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ए 3240। ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 83 का भी सी होगा 810। क्वेश्चन नंबर 84 में जो होगा वह होगा विराट द्वारा 84 में क्या होगा, विराट द्वारा 16 मैचों में बनाए गए रन शिखर द्वारा 25 मैचों में बनाए गए रन से कितने कम हैं। तो 84 के लिए होगा बी 150। और क्वेश्चन 85 शिखर द्वारा बनाए गए रन सूर्य द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात क्या होगा। तो 85 में होगा डी 7:3। उसके बाद फिर ये पैसेज है, ठीक है। ये ग्राफ हम लोग बना लेंगे और ग्राफ बनाने के बाद हम लोग सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 के लिए जो सही होगा वो होगा बी। 87 में जो सही होगा वह होगा क्या, 87 में सही होगा सी
ठीक है 2003। और 88 के लिए सही होगा ए 475 अनुपात 442। और 89 में जो सही होगा, 89 में सही होगा सी 56,771। और 90 में जो सही होगा वह क्या होगा, डी। ठीक है ना, 1 2 8 7 5। फिर ये ग्राफ बनाएंगे और सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 के लिए सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3:5। और 92 के लिए जो सही होगा वह 124%, ऑप्शन नंबर डी। 93 में होगा सही ए 100। और 94 में सही होगा सी 37:52। 95 में जो सही होगा वह भी होगा सी 15.38%, ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद फिर हम लोग ये एक और पैरा है, सवाल उतारेंगे ग्राफ और देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 96 में होगा ए 1/6। 97 में होगा डी UAE। और 98 में होगा जापान, बेल्जियम और हांगकांग को किए गए कुल निर्यात और 1991-92 में शेष देशों को किए गए निर्यात का अनुपात लगभग कितना है। तो 98 के लिए जो होगा वह ए होगा 35:34। क्वेश्चन नंबर 99, हांगकांग को किया गया निर्यात जर्मनी को किए गए निर्यात से लगभग कितने गुना है। तो यह लगभग कितने गुना है, यह 10 गुना है, ऑप्शन नंबर सी। और 100 में वर्ष 1991-92 में कुल 10 देशों के लिए किए गए निर्यात का औसत कितना होगा। तो औसत जो होगा 6.95, ऑप्शन नंबर ए।